नमस्कार। सबसे पहले इस महत्वपूर्ण सत्र में मैं यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित कुलपति महोदय, प्राचार्य, शिक्षकों और प्रिय छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के सत्र में जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वह है भारतीय ज्ञान प्रणाली, अतीत और वर्तमान का समावेश। आज इस विचार विमर्श में हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं पैनलिस्ट के रूप में डॉक्टर कौस्तुभ उपाध्याय जी, जो आयुष मंत्रालय भारत सरकार में आयुर्वेद के सलाहकार हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में उपस्थित हैं माननीय कुलपति श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय प्रोफेसर एन के जोशी जी का आपका हार्दिक स्वागत है। और साथ ही माननीय कुलपति रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर हिमांशु एरन जी। भारतीय ज्ञान प्रणाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली नीति का विमोचन किया तो उसमें जो उन्होंने परिकल्पना हमारे सामने रखी, उसके पीछे ध्येय ये था कि देश को लगातार आगे बढ़ना है, अनुसंधान, नवाचार आदि के माध्यम से देश को विश्व में ऊंचे स्थान पर स्थापित करना है और जो विश्व गुरु की जो हमारी अपनी एक स्थिति थी उसको हमको पुनः प्राप्त करना है। साथ ही उन्होंने पूरे देश के सामने एक संकल्प 2047 तक विकसित भारत का भी रखा और साथ ही इस बात को जोर दिया कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो शिक्षा है उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। और निश्चित तौर पर जो पिछली शिक्षा प्रणाली नीति देश में आई थी वो 1986 में आई थी और उसके बाद अब 2020 में एक नई नीति माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के सामने रखी गई। और इस नीति में जितना कार्य हुआ है, जितने बड़े बड़े विशेषज्ञों ने काम किया है और जिस प्रकार से देश और विदेश में इसकी प्रशंसा हो रही है, तो उसे लेकर के हम बहुत आशान्वित हैं कि अगर इस नीति को सही रूप में हमने लागू कर दिया तो निश्चित तौर पर देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और इस पर कार्य भी हो रहा है। अब विषय पर आते हुए मैं 2 टिप्पणी छोटी छोटी करूंगा, उसके बाद मैं अपने जो सम्मानित हमारे पैनलिस्ट हैं इनसे इनके विचार जानेंगे, क्योंकि आप अपने विषयों के विशेषज्ञ हैं। तो आपके द्वारा जो बात कही जाएगी वो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होगी। पहली बात जो मुझे कहनी है कि जब हम भारतीय ज्ञान प्रणाली की बात करते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, तो हमारे सामने एक दृश्य ये आता है आमतौर पर एक आम नागरिक के सामने कि हम शायद भारतीय दर्शन और भारतीय अध्यात्म की बात कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली दर्शन और अध्यात्म तो है ही, उसका महत्वपूर्ण अंग भी है, लेकिन साथ ही कई और उसके बड़े बड़े आयाम हैं, चाहे वो समाज से संबंधित हो, चाहे चिकित्सा के बारे में हो, चाहे कौशल विकास के बारे में हो, चाहे प्रकृति के संरक्षण के बारे में हो। तो ये सारे के सारे जो आयाम हैं ये हमारी भारतीय ज्ञान प्रणाली का एक अंग है। और दूसरा, कोई हमारे मित्र इस बात का भी कभी कभी कहते हैं कि कहीं तो हम और
देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, नए अनुसंधान और नवाचार की बात कर रहे हैं, और आप लोग जो है ये भारतीय ज्ञान परंपरा की पुरानी बातों को इससे क्यों जोड़ रहे हैं। लेकिन ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली के माध्यम से हम अपने भारत को समझ रहे हैं, हम अपनी परंपराओं से रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि गुलामी के लंबे दौर के दौरान और उसके बाद भी कई कालों से हमें हमारे परिचय से अलग रखा गया। हम कौन हैं इसके बारे में हमको पूरी जानकारी नहीं है। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली हमें हमारे से हमारा ही परिचय कराती है, और उस रूप में केवल परिचय ही नहीं कराती, हमारे मन में गौरव पैदा करती है कि हम एक उस ऐसी परंपरा के वाहक हैं जो प्रारंभ से विश्व के अंदर सबसे आगे थी, और आज भी हम विश्व में नंबर 1 की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं अपने पैनलिस्ट साथियों से चर्चा प्रारंभ करूं, हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के हमारे साथी उपाध्यक्ष डॉक्टर जयपाल जी चौहान, और शिक्षा निदेशक हमारे खाली जी, और हमारे बहुत सारे प्रिंसिपल्स और डीन यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार आपका स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। और पहला प्रश्न मेरा डॉक्टर एन के जोशी जी आपसे है कि आज के संदर्भ में, जब हमने भी बहुत पहले अभी जो सेशंस चले एआई की बात की, और सच बात तो ये है कि एआई तो पीछे छूट रहा है, हम क्वांटम पे आ गए हैं, और उससे भी आगे बात करें तो जो है डीप स्टेट तक आ गए हैं। तो इस दौर में भारतीय ज्ञान प्रणाली का औचित्य क्या है, और इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका महत्व क्या है, इसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? धन्यवाद प्रोफेसर वशिन जी। जैसा कि भी आपने बताया कि भारतीय ज्ञान परंपरा जो है एनईपी 2020 का एक अभिन्न अंग है। ये मैंडेटरी है, चाहे वो कोई जितने भी विश्वविद्यालय हों, कॉलेजेस हों, वहां पर इसका सब्जेक्ट पढ़ाया जाना अनिवार्य है एज पर एनईपी 2020। अब जैसा आपने क्वेश्चन किया, सबसे पहले तो हम इसमें आते हैं कि ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा है ये है क्या? क्या ये सिर्फ आध्यात्मिकता तक ही सीमित है, या इसमें कुछ विज्ञान और कुछ अन्य बातें भी हैं? तो इस संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा, भारतीय ज्ञान परंपरा का जब हम बात करते हैं जम्बू द्वीप से। आप लोगों में से अधिकतर लोग जब पूजा करते हैं, एक संकल्प, अभी आपने संकल्प की बात कही थी, जब संकल्प लेते हैं उसमें कहते हैं जम्बू द्वीपे भारत खंडे, सभी लोग जानते हैं, हर धर्म हमारे ये लोग इस बात करते हैं। तो ये जम्बू द्वीप क्या है? इस तरह के हमारे 7 द्वीप हैं, और ये जो जम्बू द्वीप है ये हमारा जो अखंड भारत है, अखंड, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अखंड भारत की बात कर रहा हूं। जो हमारा अखंड भारत है और जो था वो एक तो नंबर 1 ये जम्बू द्वीप में है। अब बात आती है कि भारत, तो अभी तो हम सब जानते हैं, हमारे बच्चे जानते हैं, हम लोग भी आज जो भारत देखते हैं ऊपर कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक देखते हैं। लेकिन जो हमारा भारतीय ज्ञान आया, वो एक्चुअल जो ज्ञान आया वो था हमारा अखंड भारत में। अखंड भारत हमारा, आप ऊपर देखें अफगानिस्तान, आपने महाभारत सब जानते हैं, गांधार राज्य, गांधार, तो एक तो अफगानिस्तान आपका हो गया। अभी बांग्लादेश जो था वो भी हमारा अखंड भारत में था। भूटान जो आज का भारत है वो भारत है ही है। मालदीव, उसके बाद नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, तिब्बत। तो एक समय ये था, अगर आप पुराना भारत का नक्शा देखें, अखंड भारत का नक्शा देखें, ये पूरा हमारा अखंड भारत था। तो हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, हम इसके परिप्रेक्ष्य में
करेंगे जो हमारा अखंड भारत की बात कही जाती है। और जब हम भारतीय ज्ञान की बात करते हैं, इसको हम डिफरेंट खंडों में या सेक्शंस में विभाजित कर सकते हैं। जो सबसे पहला हमारा इसका सेक्शन आता है वो है हमारा वेद और उपनिषद। हम सभी लोग जानते हैं, हालांकि हमारे बच्चे नहीं जानते हैं। यहां पर जितने लोग बैठते हैं सब जानते होंगे कि हमारे कितने वेद हैं। 4 वेद हैं, हर कोई जानता है। लेकिन बच्चों से पूछो वेद कितने हैं, तो मुझे लगता है नहीं कि 10% फैकल्टी मेंबर्स के बच्चे बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, आई डोंट नो। तो जो नॉलेज हमारी है सबसे पहले हमारे जो वेदास में है, 4 वेदों में है। और इन 4 वेदों के 4 उपवेद बनाए गए, 4 उपवेद बनाए गए। इन 4 उपवेदों में सबसे पहले आपका आता है आयुर्वेद। आपका आयुर्वेद है जिसमें पूरा का हमारे एक्सपर्ट आयुर्वेद के यहां बैठे हुए हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे कि क्या हमारा आयुर्वेद में क्या था, क्या चरक संहिता थी, सुश्रुत संहिता थी, सब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्लोनिंग उसमें हुआ करती थी, पूरा बताएंगे। उसके बाद हमारा एक गंधर्व वेद। आज हमारी युद्ध कला आप देखते हैं, हर कोई देश अपना युद्ध कला दिखाता है। तो जो हमारा युद्ध कला हमारे गंधर्व वेद में बताया गया है, अगर वो हम उसको भी अपनाएं तो एक बहुत बड़ी टेक्निक, बहुत बड़ी स्किल्स उसमें लिखी गई है। उसके बाद जो हमारा धनुर्वेद, धनुर्वेद में युद्ध कौशल। गंधर्व वेद जो आता है उसमें आपका संगीत, नृत्य, संगीत उसमें आता है। उसके बाद आता है आपका शिल्प वेद, यानी जहां पर आपका भवन, जो इंजीनियरिंग है, ये 4 उपवेदा उसके हैं, वेदों के 4 उपवेद हैं। इसके बाद जो हमारी नॉलेज छिपी हुई है वह है उपनिषद में। हम सभी जानते हैं हमारे 108 उपनिषद हैं। अब यहां नाम गिनाना बहुत टाइम हमारे पास कम है, तो 108 उपनिषद, ये क्या नॉलेज है उसको हमें देखना है। इसके अतिरिक्त पुराण की बात करते हैं। अभी सभी लोग देखते हैं, कोई भागवत पुराण करा रहा है, कोई देवी पुराण करा रहा है, सब कराते हैं। इस तरह के हमारे 36 पुराण हैं। इन 36 पुराणों में मैं कुछ दिन पहले सोच रहा था होता क्या है, क्या ये काल्पनिक कथाएं हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है साहब। मैं कुछ दिन पहले मैंने कहा देखिए श्रीमद् भगवद गीता, जो उसका वेद, जो पहला वेद है हमारा भागवत जो है, उसको पढ़ा जाए। उसमें डॉक्टर साहब मैं बताऊंगा आपको, हमारा पूरा का पूरा वर्णन, जो आज का हमारे डॉक्टर साहब यहां बैठे हुए हैं जो चिकित्सा शास्त्र, किस तरह से बच्चा पैदा होता है, कितने दिन में उसमें प्राण आता है, कितने दिन में क्या होता है, कब क्या होता है, पूरा का पूरा हजारों वर्ष पूर्व वो बात लिख चुकी है। इस तरह से अगर आप दूसरे पुराण की बात करते हैं, अभी तो हम सिर्फ अपने भारतवर्ष की बात करते हैं, अपने इस भूखंड की बात करते हैं। इसमें तो बताया गया कि आपके 14 लोक हैं, 7 लोक आपके ऊपर हैं, 7 लोग नीचे हैं। अगर बच्चों को वैसा बताते हैं हम, वो हंसते हैं, कहते हैं क्या ऐसा होता है? होता नहीं है। आप हमारा लिटरेचर तो पढ़िए, और इसका पूरा का पूरा विद प्रूफ वहां पर लिखा गया है कि कौन किस लोक में कौन रहता है। ये तो भूलोक है, हम सब जानते हैं। लोकों की बात आती है तो ये पूरे के पूरे लोक वहां पर हैं। इसके अलावा जो हमारे वेदांग हैं, 6 वेदांग हमारे हैं, उनकी जो नॉलेज है, तो और हमारे जो धर्मशास्त्र हैं डॉक्टर साहब, धर्मशास्त्र हमारे हैं, मनुस्मृति हमारी है, हमारी जो याज्ञवल्क्य स्मृति है, हमारी जो नारद स्मृति है, व्यास स्मृति है। इसको हम पढ़ें तो सही, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने विद्यार्थियों को पढ़ाएं। तो ये जो हमारा पहला खंड है, जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, पहला खंड हमारा, पहला सेक्शन हमारा है, दैट इज रिगार्डिंग वेद एंड उपनिषद। अब जो दूसरा सेक्शन जो हमारा आता है वो है साहित्य और भाषा। साहित्य और भाषा। अब देखिए साहित्य, अगर आप महाकाव्य की बात करते हैं, हमारा रामायण है, हमारे पास महाभारत है, ये हमारा है। इसके अलावा हमारे पास जो संस्कृत के टेक्स्ट हैं, संस्कृत में टेक्स्ट हैं,
और इसके अलावा जो हमारी पाली लैंग्वेज है, प्राकृतिक लैंग्वेज है, उसमें जो गूढ़ रहस्य हमारे छिपे हुए हैं। और जो हमारे रीजनल लैंग्वेजेस है, कोई भी रीजनल लैंग्वेज, चाहे गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, जौनसारी हो, या कोई और हमारी रीजनल लैंग्वेज है, उसमें जो हमारा ज्ञान छिपा हुआ है, वो दूसरा आयाम हमारा है। और तीसरा आयाम जो इसमें आता है वह है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र, हम बात करते हैं षट दर्शन की बात करते हैं, षट दर्शन की बात हम करते हैं हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में। इसमें है सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। तो कहने का मतलब यह कि अगर हम पढ़ने बैठें तो मुझे लगता है कि हमारे 10 जन्म भी हमारे हो जाएं, एक जन्म में हम 80-90 साल जिए, 10-12 जन्म हो जाएं, तो इतना लिटरेचर हमारे पास है, हम उसको पढ़ने में पर्याप्त हमारे लिए नहीं है। उसके बाद एक सेक्शन इसका और है जो हमारा धर्म और आध्यात्म में आता है, जिसमें हमारा हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है। तो कहने का तात्पर्य यह है, जब भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, हम इन सभी आयामों को उसमें देखना है। और अभी हम दूसरे राउंड में जब हम जाएंगे तब हम उसके चर्चा करेंगे कि हमारे फिजिक्स में क्या संभावनाएं हैं, गणित में क्या है, बायोलॉजी में क्या है, जीव विज्ञान में क्या है। तो इस तरह की वो हम उसमें बात करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद प्रोफेसर जोशी जी। आपने भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न जो आयाम हैं उनके बारे में चर्चा की। अभी आपने पुराणों का जिक्र किया कि ये पुराण जो है कोई कहानियां नहीं है। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ और इतिहास में जो हमारे विदेशी विद्वान रहे हैं उन्होंने हमेशा हमको ये समझाया कि जो पुराण हैं ये काल्पनिक गाथाएं हैं, और उन्होंने उसकी कभी वास्तविकता को स्वीकार नहीं किया। लेकिन उसी अंग्रेजों के दौर में प्रोफेसर केपी जायसवाल जी, बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार थे, उन्होंने कहा कि वास्तव में जहाँ वेद हमारे आध्यात्मिक दर्शन को प्रकट करते हैं, वहीं जो पुराण है वो हमारा इतिहास है। और पुराणों में अगर आप जाएंगे तो जिस प्रकार की वंशावलियाँ दी गई हैं और जिस प्रकार से पूरा विवरण दिया गया है, वो अपने आप में एक इतिहास की पुस्तक में ही हो सकता है। ठीक है, कुछ अलंकारिक बातें होंगी, लेकिन कुल मिलाकर के हमारे पुराण कोई कहानियां नहीं बल्कि इतिहास है। ये बात हमारे जो पीढ़ियां हैं उनको मालूम होनी चाहिए। और अभी आपने ब्रह्म पुराण की बात की, और ब्रह्म पुराण के शुरुआत में सृष्टि की रचना कैसे होती है, कैसे हुई, इन सब बातों का जिक्र उसमें किया गया है। खैर, विषय बहुत विस्तारित है और समय की भी कमी और मर्यादा होगी, तो ऐसे में अब मैं इसके जो शोध पक्ष है भारतीय विज्ञान परंपरा में, आयुर्वेद का विषय हमारे उपाध्याय जी लेंगे और विस्तार से हमें बताएंगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा में आयुर्वेद का, जिसे कि हम 5वां वेद भी कहते हैं, उसमें क्या क्या है और क्या उसके उपांग हैं। लेकिन उससे पहले मैं प्रोफेसर एरन से अनुरोध करूंगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जो शोध की परिस्थितियां हैं, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हम कर सकते हैं, इस पर आप कृपया प्रकाश डालने का कष्ट करेंगे। सभी को नमस्कार, धन्यवाद भसीन जी। आपने मुझसे प्रश्न किया कि शोध में हमारे भारतीय ज्ञान का क्या रोल रहा। जैसा कि आपने आयुर्वेद का जिक्र किया, मैं चिकित्सक हूं, चिकित्सीय पेशे से आता हूं, तो जो हमारी एक सर्जरी ब्रांच है, शल्य चिकित्सा की ब्रांच है, उसका जनक हमारे आचार्य सुश्रुत हैं, और उन्हीं की वजह से हमने ये महारत हासिल किया कि हम सर्जरी कर सके। आज की तारीख में हम मानते हैं कि सर्जरी हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड से आई है, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्जरी का जो ज्ञान हमें मिला वो भारतीय शास्त्र से मिला। यह मानते हैं कि उसका उत्थान पश्चिमी क्षेत्र में ज्यादा हुआ, लेकिन हमें अपनी जो मूल जड़ें हैं उनको नहीं भूलना चाहिए। और जैसे कि मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देकर बात करूंगा, हल्दी, टर्मरिक हम घर में सभी इस्तेमाल करते हैं। 1995 में अमेरिका की एक कंपनी ने उसको पेटेंट करा दिया।
जब ये बात सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया रिसर्च की नॉलेज में आई तो उन्होंने उसको अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में चैलेंज किया। तो 1997 में उस अमेरिकन कंपनी को उस हल्दी के पेटेंट को वापस लेना पड़ा। तो हमें जो हमारी बेसिक घर की जो रेसिपीज हैं, जिनको हम दादी मां के नुस्खे कहते हैं, वो सदियों से चली आ रही हैं और बहुत ऑथेंटिक हैं, बहुत साइंटिफिकली प्रूवन हैं। लेकिन हमें अपने रिसर्च, आज तारीख में हम रिसर्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जी रहे हैं, तो हमें अपनी उन पुरानी परंपराओं को रिसर्च के माध्यम से प्रूव करना होगा। जैसे कि आयुर्वेद का जिक्र अभी सर ने कहा कि डॉक्टर साहब डिटेल में करेंगे। अगर हम अपने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमारे पास बहुत सारे हर्बल प्लांट्स हैं। हमारे यहाँ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि रिसर्च करती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के ऊपर। तो इसी तरह, क्योंकि मैं चिकित्सा पद्धति से आता हूं, मेरे फादर आयुर्वेदिक फिजिशियन हैं, तो हमारे पास जो कि हर्बल प्लांट्स हैं, हमें इनके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। और मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि मेरी यूनिवर्सिटी में, सुभारती विश्वविद्यालय में 5 मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर रिसर्च चल रही है। तो हमें इस रिसर्च को कोलैबोरेट करना चाहिए। हमारे पतंजलि योग पीठ भी इसके लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। जैसे कि मैं दंत चिकित्सक हूं, तो दंत चिकित्सा में हम बात करते हैं ब्रशिंग की एंड क्लीनिंग की और फ्लॉसिंग की। अगर हम आयुर्वेद को देखें तो उसके अंदर एक प्रक्रिया होती है गंडुश, जिसमें कि हम मेडिसिनल प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट को मुंह में होल्ड करते हैं और वो हमारी बहुत सारी डेंटल डिसीजेस को खत्म करता है। जो मेरी मॉडर्न डेंटल साइंस है वो ये कहती है कि नहीं, ये बेकार की बातें हैं, ये ऐसा कोई बीमारी खत्म नहीं कर सकती है। लेकिन हमें आवश्यकता है कि हम इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च करें और इस बात को प्रूव करें कि ऐसा होता है। अगर हम किसी मेडिसिन प्लांट के ऑयल को माउथ में होल्ड कर रहे हैं तो वो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से डेंटल डिसीज को कम करता है। तो ये हमारा एक रिसर्च का आयाम है जो हम अपनी भारतीय परंपरा के साथ उसको जोड़ सकते हैं। दूसरी बात, योगा। हमारा ऋषिकेश इंटरनेशनल कैपिटल ऑफ योगा कहा जाता है। लेकिन हमारे अंदर बीमारी क्या है? हमारे अंदर बीमारी यह है कि जब कोई चीज हमारे पास वेस्टर्न वर्ल्ड से आती है तब हम उसे स्वीकार करते हैं। अब आज पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व योगा के पीछे भाग रहा है, तो हम भी योगा के पीछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें योगा को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस डिक्लेयर किया है और उसके आप परिणाम देख रहे हैं। हम बात करते हैं स्ट्रेस की। आजकल की जनरेशन मिनट से पहले स्ट्रेस में आ जाती है, लेकिन जो हमारा योगा के अंदर मेडिटेशन है वो किसी भी तरह के स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए कैपेबल है। तो ये जो हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम है, इसको हमें बहुत शालीनता के साथ और बहुत साइंटिफिक बेसिस के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए नई नई रिसर्च करनी है। और हम विश्व गुरु थे और हम विश्व गुरु रहेंगे, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। अभी प्रोफेसर एरन ने हमारे शोध के बारे में कुछ बिंदुओं पर हमारा ध्यान आकर्षित किया। हम इस बात को जानते हैं कि जो शून्य है, शून्य का देन कौन किसने किया, ये हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा का ये एक अंग है, बहुत बड़ी देन है शून्य की, जीरो की। अगर जीरो नहीं होता तो गणित की क्या स्थिति होती, इसका हम अंदाज लगा सकते हैं। इसी प्रकार से दशमलव के बारे में भी जो चर्चा आती है उसका भी श्रेय भारत को है। और कई प्रकार के हमारे भौतिक विज्ञान के जो सिद्धांत हैं उनका उल्लेख जो है हमारे पुराने जो ग्रंथ हैं उनमें मिलता है। केवल आवश्यकता इस बात की है कि जो चीज हमारे पास उपलब्ध है हम उसके शोध को, जैसा प्रोफेसर एरन ने बताया, और आगे बढ़ाएं। लेकिन हमें अपने ग्रंथों के बारे में भी शोध करना पड़ेगा कि उसमें और कौन कौन सा ज्ञान जो है वो समाहित है। और अभी हाल ही में डॉक्टर धन सिंह रावत जी के सौजन्य से एक संस्कृत के जो हमारे गांव बने हैं उनका कार्यक्रम था। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी उसमें मुख्य अतिथि थे और उन्होंने कहा था कि संस्कृत साहित्य में जो इस प्रकार के शोध की आवश्यकता है उसको किया जाएगा
और इसके लिए राज्य सरकार माननीय रावत जी के नेतृत्व में आगे काम को बढ़ा रही है, क्योंकि जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें शोध की अभी बहुत संभावनाएं बनी हुई हैं। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। हमारे बीच प्रोफेसर कौस्तुभ उपाध्याय जी, जो भारत सरकार में आयुष मंत्रालय में सलाहकार हैं और जिनका उत्तराखंड के साथ भी बहुत गहरा रिश्ता है, और आप बता रहे थे कि वे कई अवसरों पर उत्तराखंड आते रहते हैं और आयुर्वेद के विशेषज्ञ भी हैं, और हम जानते हैं कि आयुर्वेद को 5वां वेद कहा जाता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आयुर्वेद के बारे में हमारे ज्ञान को वृद्धि करें और इसके जो विभिन्न हमारे जो आयाम हैं उसके बारे में हमें जानकारी दें। प्रोफेसर उपाध्याय जी। धन्यवाद बसंत जी। आयुर्वेद को हम लोगों के बीच में जो भी भारतीय ज्ञान परंपरा का पाठ पढ़ा रहे हैं, हम सबका मन में एक ही ग्रहण है, ये चिकित्सा शास्त्र है आयुर्वेद भारत का। लेकिन अभी जो हम चिकित्सा शास्त्र, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो भी ग्रहण कर रहे हैं ना, ये सब अभी 100-200 साल का बात का है। पहले जमाने में ऐसे कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ नॉलेज सिस्टम नहीं होता था। यदि दर्शन बोले उसमें आयुर्वेद मिलेगा, आयुर्वेद बोले तो उसमें दर्शन मिलेगा। आयुर्वेद में जियोलॉजी इन्वॉल्व है, एग्रोनॉमी इन्वॉल्व है, फॉरेस्ट्री इन्वॉल्व है। ऐसे बहुत सारे चीज एक दूसरे का संबंध है। हम जब भी भारतीय शिक्षा प्रणाली का बात करेंगे, ज्ञान प्रणाली का, हम ये सोचना है जो हमें अभी पता है उसी में उसको फिट नहीं बैठना है। जो हमें पता है बहुत कम है, प्रत्यक्षम ही अल्पम अनल्पम अप्रत्यक्षम, ये आचार्य चरक ने सुना है। ये हम टिप ऑफ द आइसबर्ग देख रहे हैं जो भी हमारा दान परंपरा का। हम रोज रुद्र का पूजा जो करते हैं मंदिरों में, सुना होगा, ये का चमे बोलते हैं, चमक बोलते हैं, एकाच में, तिस्रश्च में, पंचच में, दश में, द्वादश, ये सब बोलते हैं ना। हम तो बोलते हैं नंबर है, व्हाट इज दिस। अभी तो उसमें शोध ये हो रहा है, ये नंबर सीरीज है, इसमें बहुत सारा मैथमेटिकल रिलेवेंस है। ऐसे आज मैं ऊपर जब खाना खाया था, शामा का खीर लिया था, आप जो बोलते हैं आज जो खीर खाए थे, हाँ जंगोर। ये रुद्र में देखिए, इसी चमक में श्यामाकाश में, निवाराष्ट में, ऐसे बहुत सारे धान्य वर्ग आता है जो एग्रीकल्चर का रिलेवेंट है। आजकल जो हम मिलेट रेवोल्यूशन कह रहे हैं वो सब इसी में छुपा हुआ है वेदों में, लेकिन हम उसको सेग्रीगेट कर रहे हैं, ये तो पूजा पद्धति का है, इसमें कुछ नहीं है। महाभारत में एक बोलते हैं, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्पचित। इसमें जो है वो कभी कहीं नहीं है, और कहीं ये जो इसमें नहीं है वो कहीं भी नहीं है। मतलब सारे ज्ञान का प्रकार उसमें जोड़ा हुआ है। अब आप महाभारत का युद्ध कांड में इसमें देखेंगे, भीष्म का संवाद में राजकी जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है उसका मूल है, भीष्म जी ने जो बताया वो है, उसमें अर्थशास्त्र निहित है महाभारत में। ऐसे आयुर्वेद में क्या क्या निहित है, मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि सिर्फ चिकित्सा शास्त्र ये मानना हमारा बहुत गौण गणना है। आयुर्वेद क्या क्या बताते हैं मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। एक तो चिकित्सा शास्त्र है, रोग का समझना, रोग का उपचार करना, ये तो है ही, ये सर्वविदित है। उसके अलावा मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स का लक्षण क्या है। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हम खोज चुके हैं, अभी नहीं, चरक के काल में ही बहुत सारे खोज चुके हैं। अब चरक संहिता जो सुनते हैं, दैट इज मूल, इसमें अग्निवेशक तंत्र बोलते हैं। अग्निवेश तंत्र का 1000 साल के बाद चरक ने उसका प्रतिसंस्कार किया। अग्निवेशक तंत्र चरक प्रतिसंस्कृते बोलते हैं। और उसका 400 साल के बाद दृढ़बल संपूरित, दृढ़बल आया, उसका थोड़ा संपूर्ण किया। मतलब ये त्रुटित नॉलेज है। जो चरक संहिता सब कुछ है, इसमें बहुत सारे अगाध विषय है, लेकिन वो त्रुटित है। ये तब पता लगेगा जब आप उसको बिना कोई प्रेजुडिस आप उसको समझेंगे। और उधर दिव्यौषधि का वर्णन किया जाता है, और ये दिव्यौषधि किधर पाया जाता है, हिमवान औषध भूमि नाम, सारे हिमालय में। मेरा सौभाग्य है, मैं जब एमडी कर रहा था 14 दिन इधर गढ़वाल क्षेत्र में मेडिसिनल प्लांट्स के लिए मेरा यात्रा रहा, और 12 दिन कुंभाव में गया।
दोनागिरी तक मैं जाके आया हूँ, पैदल जाके आया हूँ। सो इसलिए मुझे बहुत सारे इधर का मेडिसिनल प्लांट्स का अनुभव प्राप्त हुआ है। लेकिन वो मेडिसिनल प्लांट्स जो चरक में वर्णित है अभी हम ढूंढ नहीं पा रहे, उसी टाइम में ढूंढ नहीं पा रहे थे। अब जो है अष्टवर्ग अभी बहुत मुश्किल है, अभी भी मिलता है अष्टवर्ग, सारे हिमालय में मिलता है, लेकिन हमारे लोकल लोगों के लिए भी वो पता नहीं है ये अष्टवर्ग क्या है। और जो मेडिसिनल प्लांट्स का फील्ड में काम कर रहे हैं उनको भी उसका सिग्निफिकेंस पता नहीं है। ये जो है उसका कंटेम्पररी रिलेवेंस, अष्टवर्ग च्यवनप्राश का एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। हम उसका बदली में लगभग 14 शताब्दी में है, उसके सब्स्टिट्यूट ड्रग्स क्या है हमने बता दिया है और उसी सब्स्टिट्यूट्स को हम लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन अभी भी अष्टवर्ग मिल रहा है। यदि वो अष्टवर्ग अभी हम प्रजनन करा सकते हैं, हमारा इतना टेक्नोलॉजी है, हमारा छात्रों को जो हमारा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसका कल्टीवेशन को प्रमोट कर सकते हैं, जिस मात्रा में कमर्शियल रिक्वायरमेंट है उसमें कर सकते हैं, ये एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी एक रसशास्त्र, आप लोगों ने कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, रसशास्त्र जो है जो मेटल्स एंड मिनरल्स को चिकित्सा में उपयोग करने का प्रथा है। रसशास्त्र का एक पार्ट चिकित्सा है, एक पार्ट लोहवाद बोलते हैं या रसवाद बोलते हैं, जिसमें मर्क्यूरी को गोल्ड में कैसे कन्वर्ट करना है, इस प्रक्रिया में वो लोग बहुत लोग पागल भी हुए उस जमाने में। और ये सिर्फ इधर ही परंपरा नहीं है, ये परंपरा ग्रीक सिविलाइजेशन में था, कुछ और सिविलाइजेशन में भी ये पाया गया। अब मर्क्यूरी और गोल्ड का क्या संबंध है? हम तो अरे मजाक करके छोड़ देते हैं। गोल्ड का 79 जो एटॉमिक नंबर है और मर्क्यूरी का 80 है, और 41 42 में कुछ फ्यूजन रिएक्शन में मर्क्यूरी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इट विल नॉट बी स्टेबल गोल्ड में बोल के अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले एक क्लेम भी किया हुआ है, गोल्ड को मर्क्यूरी को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं बोल के। वेदर इट इज कमर्शियली वायबल स्टेबल वो तो चर्चा है, लेकिन मैं ये आप लोगों का मन में ये सोचना 1000 साल पहले ये मर्क्यूरी में ये पोटेंशियल है गोल्ड बनाने का, एटॉमिक नंबर थ्योरी तो उस टाइम में नहीं था, वो कैसे पता लगा? ये हमें सोचने की बात है। जैसे भारद्वाज का विमान शास्त्र आजकल ज्यादा सुनने में आ रहा है, भारद्वाज विमान शास्त्र में जो इंजन बनाने का तरीका है वो मर्क्यूरी बेस्ड इंजन है। वो वेदर फ्यूजन रिएक्शन से बनता है क्या बनता है पता नहीं है, लेकिन जो हमारा फिजिक्स का वेत्ता है वो इसको थोड़ा खोज करे, इसमें हम ऐसे कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं जो वर्ल्ड का अभी जरूरत है। हम तो मजाक कर लेते, जैसे गणेश जी का कहानी सुना होगा, वेदों में आता है जो अश्विनी देवताओं ने दक्ष का शिर जब कटा, ये आज का जो शिर को उसको लगा दिया। ये जो ट्रांसप्लांटेशन अभी सुन रहे हैं जो हार्ट का, ऐसे कल्पना उस जमाने में हुआ है, इसका हम सिग्निफिकेंस रिकॉग्नाइज करना है। जैसे सर्जरी के बारे में बताया, सुश्रुत ने अश्मरी जो पत्री होता है उसका चिकित्सा सर्जरी का वर्णन किया है। आप प्रोसीजर देख लीजिए, दैट इज जो यूरेटर में है उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया, यूरेटर के बारे में एज ए यूरिनरी ट्रैक्ट सुश्रुत ने बताया ही नहीं। क्यों नहीं बताया? हो सकता है उस टाइम में जो शस्त्र चिकित्सा करना है वो सब्जियों में प्रैक्टिस करते थे, और जो एनाटॉमी का ज्ञान होता है उस टाइम में शव को अंदर नहीं रखता है, बहुत मुश्किल होता था उसका करना। वो जो बहते हुए नदी में वो शव को एक जिसका पिंजरे में डाल के पानी में रखते हैं, वो किसी को पता नहीं लगना है, उधर जाके धीरे धीरे कट करके देखना है। ऐसे वो लोग सीखे हैं, जो शरीर शास्त्र को सीखे हैं। उस टाइम में कट हुआ होगा, लेकिन जो सर्जरी बता रहे हैं वो यूरेट्रा में यूरेट्रल स्टोन को निकालने का तरीका है, वो आज भी वही प्रकार से सर्जरी होता है जो सुश्रुत ने किया है। ऐसे आंख का जो ऑपरेशन करते हैं हम लोग, जो कैटरैक्ट रिमूवल करते हैं, द कैटरैक्ट रिमूवल प्रोसीजर इज सेम इवन टुडे व्हाट इज डिस्क्राइब्ड इन सुश्रुत संहिता, सेम प्रोसीजर है। और प्लास्टिक सर्जरी जो नाक का जो कटा हुआ उसको जो करना है वो सब जो है वो प्रोसीजर अभी भी सेम है। और इंस्ट्रूमेंट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो सुश्रुत संहिता में बताया है,
वो सारे आज भी वही है। कंकमुख, काकमुख, सिंहमुख, शलाका, ऐसे बहुत सारे चीज बताया है। वो सारे शस्त्र और अस्त्र जो भी बताया है उसका वर्णन वही। इसलिए ये सब हमें रिलेवेंस जानना है, व्हाट इज द कंटेम्पररी रिलेवेंस, और उसमें क्या हमें मिल सकता है। रुक्षा आयुर्वेद, अभी आयुर्वेद वालों को भी रुक्षा आयुर्वेद क्या है पता नहीं, किताबों में है, वो भी किताब सारे अवेलेबल नहीं है। जब तक हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे वो नहीं मिलेगा। ये हम ऑलरेडी खो चुके हैं, बहुत सारे 90% हम खो चुके हैं, 10% बचे हैं। हमारा इग्नोरेंस और हमारा नेग्लिजेंस, इसके वजह से ये 10% भी हम खोने वाले हैं। अभी जो किताबों में आयुर्वेद में है उसपे सिर्फ 2% हम फॉलो कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं उस पे 2% फॉलो कर रहे हैं। दिस इज द रियलिटी इन आयुर्वेदा एज ए मेडिकल साइंस। बाकी जो रसशास्त्र है, जो और ऐसे गवायुर्वेद, पशुआयुर्वेद, ये सब बहुत सारे है। घोड़े के लिए अलग साइंस है, पालकाप्य संहिता बोलते, नकुल वगैरह जो है महाभारत में आते हैं, वो लोग देवर एक्सपर्ट्स इन अश्वायुर्वेद और गजायुर्वेद। उस जमाने में बहुत युद्ध होता था। और सुश्रुत में सर्जरी प्रोसीजर जो बताते हैं, मस्तुलिंग का जो ब्रेन का शब्द जो होता है मस्तुलिंग, उसका इस संदर्भ में आता है जब सिर का खोपड़ी खुल जाता है युद्ध में, उसको कैसे अंदर डालना है, कैसे पैक करना है, कैसे संभालना है। इस संदर्भ में मस्तुलिंग का बारे में सुश्रुत ने बताया है। ऐसे बहुत सारे चीज है, हम ये धारणा नहीं करें इनको पता नहीं है, उन जमाने में पता नहीं, उनमें जो है उसका क्या रिलेवेंस है। अभी सर ने बताया था जम्बूद्वीपे भरताखंडे, वो जम्बूद्वीपे भरताखंडे मेरोह दक्षिण पार्श्वे, इसका रिलेशन टेक्टोनिक थ्योरी से हम कर पाएंगे क्या, उसका एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे? उसके हिसाब से हमारे बच्चों में उसका जो है जो इंट्यूशन बढ़ेगा। इसमें कुछ रिसर्च करना है और एक्सप्लोर करना है। ये मैं अपना ही उदाहरण बताऊंगा। मैं जब 5वीं 6वीं कक्षा में था तब हमारा कन्नड़ भाषा में, मैं कर्नाटक का हूं, कन्नड़ भाषा में एक मैगजीन आता था, उसमें शुल्भ सूत्र वगैरह के बारे में बताए थे, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह। उससे मैं प्रभावित हुआ। मेरा जब 12वीं पढ़ रहा था, मेरा इंटरेस्ट ये था मैथमेटिक्स मेरे अच्छा ये भी प्रवेश भी था उस टाइम में, और संस्कृत, ये दोनों मेरा ऐच्छिक विषय था। मैं तो कभी आयुर्वेद के बारे में सुना भी नहीं था, आयुर्वेद कोई कोर्स है बोल के। बाद में जब मैं बोला मैं इंजीनियरिंग नहीं जाऊंगा, मैं मेडिकल नहीं जाऊंगा, मैं तो बीएससी करूंगा, ये मेरा धारणा थी। उस टाइम में मेरा भाई ने बोला आयुर्वेद का कोई, आयुर्वेद बोलने से मुझे लगा ये तो संस्कृत में होगा पूरा, और हमारा ज्ञान प्रणाली है, इसलिए मैं आया। और आने के बाद जब कॉलेज गया पूरा निराशा हो गया, क्योंकि सारा इंग्लिश मीडियम में, उसमें 2-4 संस्कृत शब्द के बीच में इंग्लिश भाषा में बता रहे। मैंने फिर एक गुरुजी हमारा जिसका मैं जानता था उनसे पूछा ये क्या है, सारे इंग्लिश वगैरह में है, संस्कृत तो बिल्कुल नहीं है। उन्होंने बोला आपको इच्छा हो तो हम एक स्टडी सर्कल करते हैं, उसमें आ जाओ। और वो स्टडी सर्कल में हम संस्कृत में पढ़ते थे, चर्चा करते थे, जैसे पुराना प्रणाली में करते थे, ऐसे अध्ययन क्रम में हम श्लोक का अर्थ, उसका तात्पर्य, फिर उसका जो भी टीका है उसको पढ़ने का। फर्स्ट ईयर बीएएमएस में मैं संस्कृत में ऐसे पढ़ना शुरू किया। सेकेंड ईयर तक मुझे ऐसे आयुर्वेद आसान हो गया, जैसे अखबार पढ़ते ऐसे सारे संस्कृत का ग्रंथ मैं आराम से पढ़ता था। वयोवसी में हमारा गुटिका होता था, पूरा ग्रंथ एक छोटा सा किताब में सम्मिलित होता, उसको लेके मैं चला जाता था। वो क्योंकि हमें ये परंपरा में मेरा निष्ठा था, इसलिए मैं आयुर्वेद में बहुत सारा प्रवेश कर पाया। लेकिन जनरली बच्चे क्या करते हैं, मुझे मेडिकल में नहीं मिला या इंजीनियरिंग में नहीं मिला, फिर आयुर्वेद जाओ, इसमें फिर आप आगे नहीं बढ़ाएंगे। ऐसे ही भारतीय ज्ञान परंपरा जो हम यूनिवर्सिटी का करिकुलम में हम अंडर जो नया शिक्षा नीति में किया है, इसका ये है, इसमें क्या क्या संदर्भ है इसको विद्यार्थियों को पता होना है। जिसमें जिसको इंटरेस्ट है, जिसको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है वो उसमें जाए, जिसमें जियोलॉजी में इंटरेस्ट है वो उसमें जाए, लेकिन उसमें ऐसे तत्व इस किताबों में है, ये हमें लोगों को, हमारे बच्चों को पता कराना है और उसका कंटेम्पररी रिलेवेंस भी बताना है। तब जाके इसमें हम जो 2047 में जो हम चाहते हैं
वो सारे जो नया खोज जो है विश्व को जो हम दे सकते हैं वो आ जाएगा। जैसे ऑटोपेजी के लिए अभी नोबेल मिला है, उसके बाद हम सब बोलने लगे ये तो आयुर्वेद का सिद्धांत है। ऑटोपेजी मतलब जो उपवास करने से जो सेल्स है हमारा अपना खुद का नाश करता है, खा लेता है, उसके वजह से कैंसर सेल नष्ट होता है, ये सिद्धांत है। जो हमारा उपवास सिद्धांत है उसी को उन्होंने प्रूव किया। ऐसे रोज आता रहेगा। अभी टर्मरिक का एग्जांपल दिया, हल्दी का पेटेंट, एक पेटेंट तो हमने निरस्त कर लिया, उसका अगला दिन भी, उसी दिन भी, जैसे जिस दिन उसका निर्णय हुआ उसी दिन 400 पेटेंट हल्दी के ऊपर सिर्फ यूएसपीटीओ में था। और मैं ऐसे भी पेटेंट का भी मैं उसका मेरा पीजी डिप्लोमा है, सो मेरा इसी में विशेषता है। और ऐसे पेटेंट हजारों है पूरा दुनिया का, यूएसपीटीओ है या जापान का है, जो ऑस्ट्रेलिया का पीटीओ है, यूरोपियन पेटेंट ऑफिस है, सभी में हमारा कोच सारे उनका पेटेंट में ले रखा है। और आगे आगे हम ऐसे इग्नोर करते जाएंगे तो हमारा सारे नॉलेज विदेशों में जाएगा और विदेशों से सीखना आएगा। हमें मंत्र पढ़ाने के लिए विदेशों से लोग आएंगे, जर्मनी से आएंगे। अभी आपने सुना भी होगा, जितना स्वरोच्चार का उनका आता है उतना हमारे लोगों को आता नहीं है। हम अपभ्रंश बोलते हैं अपना मंत्रों का उच्चारण में। सो ये हमें सीरियसली देखना है। इसमें बहुत सारा साइंस इसके अंदर है, इसको बाहर निकालना है, उसका आजकल का रिलेवेंस हमें बताना है, तब जाके ये हमारा सिलेबस में जोड़ने का सार्थक होगा। ना गूगल से कुछ लिया, कुछ बच्चों को बता दिया, वो तो बच्चे भी कर लेंगे। आप उसको सिर्फ ये बता दी जम्बूद्वीप के साथ टेक्टोनिक थ्योरी का संबंध, शुल्ब सूत्र के साथ पाइथागोरस थ्योरम का संबंध, और वैदिक मैथमेटिक्स जो आप चंद्रशेखर भारती जी का जो वैदिक मैथमेटिक्स पढ़े, तो अभी तो बहुत सारे एक्सप्लोर ही नहीं हुआ है। आपका कंप्यूटर का जरूरत नहीं है, जो वो मेथड्स अडॉप्ट कर लिया तो आप चुटकी में बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन उसका कंटेम्पररी यूज हम बता नहीं पा रहे हैं हमारा बच्चों को, सिर्फ उसमें है इतना बोल के हम शांत हो जाते हैं। मेरा हिसाब से हमें ऐसे दानी लोग हमारे बीच में आना है और उसमें एक्सप्लोर करके कंटेम्पररी क्या उसका रिलेवेंस है और उसमें क्या हम और आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमें बच्चों को सिखाना है, तब जाके हम इसको सार्थक कराएंगे। धन्यवाद प्रोफेसर उपाध्याय जी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने रखे और एक विषय इस रूप में बहुत महत्व का है कि हमारा बहुत सा जो प्राचीन साहित्य है वो हम खो चुके हैं, कहीं नष्ट भी हो गया है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी मौजूद हैं और हमारे माननीय कुलपति मौजूद हैं कि अपने क्षेत्र में जो इस प्रकार की पांडुलिपियाँ हैं, जिस प्रकार के हमारे ग्रंथ हैं, उनका संरक्षण करने के लिए भी हमें काम करने की आवश्यकता होगी। तो पूरे प्रदेश का तो कहना मुश्किल है, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में जो हमारे विश्वविद्यालय हैं वो इस बारे में अगर कुछ कार्य आगे बढ़ाते हैं तो अपने आप में एक बड़ा योगदान होगा। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो आज हम भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसके कई आयाम हमारे सामने आ रहे हैं, तो मैं ये निवेदन भी करूँगा कि जो हमारे अपने पाठ्यक्रम तैयार हुए हैं उसमें क्या जो बाकी आयाम है दर्शन और आध्यात्म के अलावा क्या हमने समाहित किए हैं या नहीं किए हैं, क्योंकि जब तक पूरी ज्ञान परंपरा की जानकारी हमारे छात्रों को नहीं होगी तब तक ये दिमाग में रहेगा कि शायद हम आध्यात्म की और जो दर्शन है उसकी ही चर्चा करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं प्रोफेसर जोशी आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि वर्तमान में जो भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, इसके आयाम क्या है, शोध में हमने क्या कुछ किया और आयुर्वेद के बारे में क्या विषय हैं, उसकी चर्चा हमने अभी तक की है। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि अपने जो विश्वविद्यालय हैं उनमें किस प्रकार से इस भारतीय ज्ञान परंपरा के विषयों को जोड़ा जाना चाहिए, और अगर आपके विश्वविद्यालय में कोई कार्य हुआ है तो कृपया उसको भी आप साझा करने की कृपा करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा प्रोफेसर भसीन जी। देखिए, जहाँ तक हम भारतीय ज्ञान परंपरा को
अपने कैरिकुलम में, अपने सिलेबस में जोड़ने की बात है, ये तो NEP 2020 का एक अभिन्न अंग रहा ही है। एक्चुअली 2022 में जब हमने NEP 2020 को इम्प्लीमेंट किया था उत्तराखंड स्टेट में, तो कैरिकुलम कमेटी में उसमें देख रहा था, और हमारे कई मेंबर्स भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो उसमें हमने बड़ा एक बहुत विचार इसमें किए, सारे विश्वविद्यालय के कुलपति इसमें थे, और हमारे बाकी जो और BHU के हैं, और बाकी जो संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, कई कुलपति से हमने बैठक की। तो हमने ये कहा कि किस तरह के कोर्सेज हमें रखें, क्योंकि 2022 में नई जो भारतीय ज्ञान परंपरा NEP इम्प्लीमेंट करना था, तो बहुत ही इसको करीब 3-4 महीने हमने गहन अध्ययन करने के बाद हमने, पहले मैं UG लेवल की बता रहा हूँ, फिर हम नीचे लेवल की बात में बात करेंगे। तो हमने ये सोचा कि इसमें कुछ कोर्सेज हमें रखे जाएं, तो हमने 6 कोर्सेज आइडेंटिफाई किए। यानी अगर कोई भी विद्यार्थी, अगर वो UG में, चाहे वो BCom, BSc या BA करे, तो उसको 6 कोर्सेज को पास करना अनिवार्य होगा। पहला कोर्स उसमें था IKS, भारतीय ज्ञान परंपरा, एक पहला कोर्स था। और दूसरा कोर्स उसमें था वैदिक साइंस। तीसरा उसमें था वैदिक मैथमेटिक्स, जैसा भी आपने बताया। चौथा उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स था मैनेजमेंट पैराडाइम थ्रू भगवत गीता, कि भगवत गीता से आप मैनेजमेंट कैसे पढ़ाए जाते हैं। ये बहुत साल पहले, एक्चुअली मैं एक बार पहले आए बेंगलोर में, मैं गेस्ट फैकल्टी जाया करता था, आज से 15 साल पहले ये कोर्स वहां पर चलता था, 15 इयर्स पहले चलता था। तो ये कोर्स हमने उसमें लगा कि मैनेजमेंट, भगवत गीता हमें क्या मैनेजमेंट सिखाता था, इसका एक कोर्स रखा। एक कोर्स हमने अध्ययन किया कि MP में एक, जब उन्होंने NEP वहां पर स्टार्ट किया था, वहां पर एक कोर्स चलता था लीडरशिप थ्रू रामचरितमानस, कि रामचरितमानस से कैसे लीडरशिप, तो ये कोर्स हमने उसमें समाहित किया। इसके अलावा हमने योगा पे, आयुर्वेदा पे और दर्शन शास्त्र, ये कई कोर्सेज हमने उसमें आयोजित किए, रखे गए हैं, और ये बहुत अच्छा भी चला, काफी अच्छा चल भी रहा है सारे विश्वविद्यालय में, और जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज में चल रहा है। लेकिन अब यहां पर एक दिक्कत जो मैं बता रहा हूं वो ये आ रही है कि एक तो जो टीचिंग मटेरियल है, क्या टीचिंग मटेरियल हमारा होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा इसमें एक चर्चा करने का बात है। टीचिंग मटेरियल हमने कह दिया अपने कैंपसेस में, अपने कॉलेज में ये कोर्स पढ़ाइए, लेकिन क्या उसके लिए पर्याप्त फैकल्टी है उस कोर्स को पढ़ाने के लिए? तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने कैंपस में, हमारा एक ऋषिकेश कैंपस में एक भारतीय ज्ञान परंपरा का उत्कृष्टता के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारे वहां पर है। तो वहां पर जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनसे हमने कहा कि आप इसका सिलेबस जो बना है उसका कुछ राइटअप बनाइए, और वो राइटअप हमने अपने एफिलिएटेड कॉलेज को भेजा कि कम से कम टीचर ये पढ़ा सकें, और उसके जो क्वेश्चंस हैं, उसको क्वेश्चन फॉर्म में बताएं कि जाके विद्यार्थियों को भेजा, तो काफी सक्सेसफुल रहा उसमें। लेकिन इसमें और अभी कार्य करने की आवश्यकता है। तो ये तो UG लेवल पे। अब मैं बता रहा हूं कि जो हमारा जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, ये सिर्फ UG लेवल पे ही नहीं, बल्कि हमें प्राइमरी लेवल से में भी पढ़ाना चाहिए। बच्चों को पता होना चाहिए कि क्या भारतीय परंपरा है। उसके बाद 6 to 8th में एक सिलेबस हो, 9 to 10th एक सिलेबस हो, 10th to 12th एक सिलेबस हो। जैसा भी आपने बताया कि हम सब लोग जानते हैं कि शून्य का आविष्कार भारत में हुआ है, लेकिन बच्चों से पूछिए आज आप ना, प्राइमरी स्कूल के बच्चे, पब्लिक स्कूल के बच्चों की खास तौर पर पूछे, दे डोंट नो एनीथिंग, कुछ नहीं जानते इसके बारे में। तो हमें उनको बताना पड़ेगा कि हर एक सब्जेक्ट में, तो जैसे हम बात करते हैं, पहले हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, आपने गणित की बात की, गणित में शून्य तो है ही है, डेसिमल नंबर्स आपके हैं, आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री का हमारे पूरा का पूरा वेदों में वर्णन है, बीज गणित, ज्योमेट्री है, ये पूरा का पूरा, और आपका अभी आप बात करते हैं सुलभ सूत्र की बात करते हैं, वो पूरा का पूरा हमारा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमारा उसमें है, और बोधायन थ्योरम, ये पूरा का पूरा हमारा उसमें बताया गया। लेकिन हमें पता है, हमें भी अब पता लगा जब कहा जा रहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा, इससे पहले हमें भी नहीं पता था। तो क्या हमारे बच्चों को, हमारे जो विद्यार्थी हैं, उसको इसके बारे में मालूम है या नहीं है? तो इसमें हमारा सजेशन तो ये रहेगा कि हर एक सब्जेक्ट, चाहे मैथमेटिक्स हम पढ़ा रहे हो, मैथमेटिक्स के पहला एक चैप्टर होना चाहिए कि भारतीय ज्ञान परंपरा मैथमेटिक्स में क्या थी, पहला चैप्टर हम ये रखें।
ये तो ये चीज सब चीज बताएं बच्चों को कि ये भैया ये था। उसके बाद हम आता फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में देखिए हम कहते हैं कि लॉज ऑफ मोशंस की बात करते हैं, गति की नियम की बात करते हैं, हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं। आइंस्टाइन उसने न्यूटन बैठा था, उसमें सेब गिरा तो उसने गुरुत्वाकर्षण का नियम लगा ला। साहब ऐसा नहीं है। कणाद ऋषि का साहब नाम सुना है? कणाद ऋषि आज से हजारों साल पहले हुए थे। कणाद ऋषि ने उसमें बता दिए थे लॉज ऑफ मोशन, 3 लॉज होते हैं मोशन के, जो हम आज की बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं, थ्योरी ऑफ एटम की बात है। कणाद ऋषि का नाम तो एक कणाद तो इसलिए पड़ा कि एटम के नाम से उनका कणाद उनका नाम पड़ा। उसके बाद हम बात करते हैं अपने हम कहते हैं प्रकाश की गति, सूर्य की गति है। आजकल तो हमें बच्चों को बताया गया कि ये फलाने साइंटिस्ट ने सूर्य की गति को नापा है। साहब ये हमारे ऋग्वेद में लिखा गया है, पूरा एक सूक्त उसमें है कि प्रकाश की क्या गति थी, कितने मिनट में प्रकाश पृथ्वी से यहां पर आता है, 8 मिनट कुछ सेकंड है उसमें आता है, वहां लिखा गया है प्रकाश की गति का। अब विमान शास्त्र की साहब आपने बात की, आचार्य भारद्वाज जी ने विमान शास्त्र लिखा है। उन्होंने तो ये तक लिखा गया है कि जो विमान शास्त्र हैं, हमारे 3 तरह के विमान हुआ करते थे। एक तो मांत्रिक विमान यानी सतयुग। आजकल के बच्चे कहेंगे सर सतयुग भी कुछ होता है? कुछ नहीं होता, नथिंग। लेकिन होता है, मैं दावे के साथ कहता हूं सतयुग था। उसमें जो विमान शास्त्र उन्होंने बताया है उसमें मांत्रिक विमान हुआ करते थे, मंत्र, जो विमान मंत्रों से चलते थे। अब कैन यू इमेजिन द स्पीड? क्या उनकी स्पीड होगी जो मांत्रिक विमान होते थे? वो मन की गति से चलते थे। अब मन की गति, अभी आपने कहा कि मैं चंद्रमा में पहुंच गया, आप पहुंच गए। आपने कहा मैं बुद्ध में पहुंच गया, पहुंच गए। आपने कहा कि वहां पहुंच गया, मार्स में पहुंच गया, पहुंच गए। ये तो सिर्फ हमारे ग्रह ही हैं। उन्होंने ये वर्णन किया है, आप इसको एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जा सकते थे। कैन यू इमेजिन? मतलब आप सोचिए, कभी हम सोचते हैं तो लगता है कि साहब ये क्या है। आपने सोचा मैं अभी इस ब्रह्मांड में हूं, आप दूसरे ब्रह्मांड में पहुंच गए। मांत्रिक विमान, इस तरह के मांत्रिक विमान सच्ची में हुआ करते थे जी। उसके बाद 1 मिनट में इसमें कंप्लीट करना चाह रहा था। उसके बाद तांत्रिक विमान। तांत्रिक विमान आपके जो द्वापर त्रेता में तांत्रिक विमान, और आजकल जो विमान है वो यांत्रिक विमान है। ये तो भारद्वाज जी ने बताया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में क्या उसमें हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा थी, आयुर्वेद में क्या हमारी थी, और हमारी चिकित्सा विज्ञान में हमारा क्या थी, केमिस्ट्री की जब आप बात करते हैं तो हरप्पन कल्चर हमारा है, यूज ऑफ कलर्स हमारा उसमें है, डिस्टिलेशन की बात हमारी कही गई है, इसका फर्मेंटेशन की बात कही गई है। ये सारे के सारे जो हमारा ज्ञान छिपा हुआ है, हम अपने बच्चों को अपने सिलेबस में रख के इसको बताएं। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। बहुत धन्यवाद जोशी साहब। अब मैं प्रोफेसर एरन से थोड़ा उत्तराखंड के संदर्भ में बात करना चाहूँगा, क्योंकि उत्तराखंड भी भारतीय ज्ञान परंपरा का एक बहुत बड़ा केंद्र है। हम देवभूमि कहते हैं इसको। और यहाँ पर हम कहते हैं कि जो लक्ष्मण जी को लगी थी, शक्ति लगी थी, तो उनके लिए जो बूटी यहाँ से गई थी संजीवनी, वो हनुमान जी उत्तराखंड से लेकर के गए थे, गढ़वाल से लेकर गए थे। इसी प्रकार से अन्य कई प्रकार की चीज़ें हमारे सामने हैं। और उत्तराखंड में ही जो महाभारत का लेखन है, उत्तराखंड में ही हुआ था। महर्षि व्यास ने जो है बद्रीनाथ जी के पास गणेश जी को जो है ये लिखवाया था। तो ऐसी बहुत सी परंपराएं हैं हमारी ज्ञान परंपरा में। जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे बच्चों को उत्तराखंड की ज्ञान परंपरा का भी थोड़ा ज्ञान होना आवश्यक है। तो मैं प्रोफेसर एरन आपसे जानना चाहूँगा, उत्तराखंड के संदर्भ में थोड़ा आप और प्रकाश डालिए। धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि महाभारत का जो उपदेश था वो बद्रीनाथ जी के ऊपर माना गांव में वेद व्यास जी ने गणेश जी को दिया और उन्होंने उसको लिखित रूप में लाए। तो हमारी बहुत सारी उत्तराखंड की कल्चरल डाइवर्सिटीज हैं, जो हमारे कुमायूं डांस हैं, उत्तराखंड गढ़वाली डांस हैं, उन सबको हमें बच्चों को अपने पाठ्यक्रम में लागू करना चाहिए। हमारी बहुत सारी खाद्य पद्धति हैं जो हमारे उत्तराखंड की पारंपरिक खाद्य पद्धति हैं, उनके बारे में हमें उनको बताना चाहिए। जैसे मैंने अपने पहले सत्र में कहा कि हमारे पास बहुत सारा
प्लांट्स हैं, बहुत सारा औषधीय पेड़ पौधे हैं जिनको हमें उसके लागू करना चाहिए। अभी तक हमने चर्चा की कि हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम में, हमारे वेदों में, हमारे उपनिषद में, हमारे आयुर्वेद में ज्ञान था, इसको कोई चैलेंज नहीं कर रहा है। ज्ञान तो था, ये हम सब मानते हैं, हमारा पूरा विश्व मानता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो हमारा टॉपिक आज का है कि हम इंडियन नॉलेज सिस्टम को कैसे मॉडर्न नॉलेज सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करें, कैसे हम उत्तराखंड के सिस्टम को मॉडर्न नॉलेज सिस्टम में इंटीग्रेट करें, इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। और वो क्या मेथडोलॉजी है, क्या प्रारूप है जिसके द्वारा हम इस ज्ञान परंपरा को अपने आधुनिक शिक्षा पद्धति के साथ समावेश कर सके उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। तो जैसे मैंने कहा कि हमारे बहुत सारे ट्रेडिशन थे, हमारे पास मैजिकल ट्रीटमेंट्स थे। तो वो मैजिकल ट्रीटमेंट्स क्या सिर्फ कहने सुनने के थे या क्या वो वाकई में एग्जिस्ट करते थे? तो उसके लिए हमें ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए जो कि बाइलिंगुअल लैंग्वेज में हो, जो गढ़वाली में हो, कमायूं में हो, हिंदी में हो और इंग्लिश में हो, जिससे कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक पहुंच सके। तो हमें बाइलिंगुअल स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज करने चाहिए लोकल योगीज के साथ, लोकल साधुज के साथ, और उनका जो ज्ञान है उसको विश्व तक पहुंचाना चाहिए। दूसरा, हमें डिजिटल हर्बेरियम डेवलप करना चाहिए, क्योंकि आजकल हम डिजिटलाइजेशन के युग में जी रहे हैं और जब हम मेडिसिन प्लांट की बात कर रहे हैं तो हम उसको डिजिटलाइज फॉर्म में लाएं। कहने का मतलब कि जो हमारा उसका गढ़वाली या उत्तराखंडी नाम है, वो उसका क्या नाम है पौधे का, उसका बॉटेनिकल नेम क्या है और उसके क्या मेडिसिनल गुण हैं या क्या उसके फायदे हैं, उसको हम डिजिटल फॉर्म में लाएं, उसको हम डिजिटल आर्टिकल के फॉर्म में लाएं और उसको हम पूरे वर्ल्ड को एक्सपोज करें, तब हम आधुनिक सिस्टम के नजदीक पहुंच पाएंगे। इसी तरह अगर हम ऑनलाइन आर्चीव्स की बात करें, हमें आज ऑनलाइन वर्ल्ड में जी रहे हैं, आज हमें कुछ भी चाहिए हम अपना मोबाइल उठाते हैं और टाइप करते हैं और गूगल हमें बता देता है। तो इसी तरह हमें जो हमारी जो ये उत्तराखंड की जो चीजें हैं उनको हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आए और उसको हम कंट्रोल्ड एक्सेस के साथ रेस्पेक्टिव फील्ड में ओपन करें। सिमिलरली जीआईएस मैपिंग, आजकल हम मैपिंग के वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो हमारे जो उत्तराखंड के खास खास स्थान हैं उनको हम जीआईएस मैपिंग के थ्रू एक्सप्लोर करें, पूरे वर्ल्ड तक उनको पहुंचाएं। तो ये जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है हमें अपने पाठ्यक्रम में समावेश करना पड़ेगा उसका, तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे। हम बॉटनी, केमिस्ट्री और बायोटेक के फील्ड में बहुत कुछ उत्तराखंड से निकाल सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं, और इसी तरह हम इंजीनियरिंग की तरफ भी जा सकते हैं। और जो हमारे ट्रेडिशनल ज्ञान है, मैं ओरल सर्जन हूं, मैं डेंटल सर्जन हूं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा कि घड़ी वहां 13 मिनट दिखा रही है और माननीय संचालक महोदय बार बार मेरी तरफ देख रहे हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल डेंटल सर्जरी से लेना चाहता हूं कि हम सब ब्रशिंग करते हैं और हम सब मॉर्निंग ब्रशिंग करते हैं और नाइट ब्रशिंग नहीं करते हैं, जबकि मैं आपको एज ए डेंटल सर्जन, एज ए ओरल सर्जन ये बताना चाहता हूं कि नाइट ब्रशिंग 10 टाइम्स इंपॉर्टेंट है देन मॉर्निंग ब्रशिंग से। लेकिन ये बात हम बच्चों को सिखाएंगे कैसे? जब वो मेरे पास डेंटल क्लिनिक में आएगा तब नहीं। हमें ये ज्ञान हमें प्राइमरी पाठ्यक्रम में समावेश करना पड़ेगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ओरल हाइजीन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, बिकॉज आवर ओरल कैविटी इज द गेटवे ऑफ आवर बॉडी। तो हमें उनको बचपन से सिखाना पड़ेगा कि नाइट ब्रशिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन मॉर्निंग ब्रशिंग। तो ये जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हमारे हैं, डिजिटल हर्बेरियम, ओरल हिस्टोलॉजी प्रोजेक्ट्स, ये हमें पाठ्यक्रम में इंक्लूड करने पड़ेंगे, जब भी हम उत्तराखंड के ज्ञान को अपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ले जा सकेंगे। धन्यवाद प्रोफेसर हरन जी। आपने उत्तराखंड के संदर्भ में जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि उत्तराखंड के अंदर जो हमारी विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ हैं उनके पास भी बहुत ज्ञान है, और इसके अलावा जो उनकी परंपराएं हैं और जो कौशल उनके पास है वो भी हमारी ज्ञान परंपरा और उत्तराखंड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का जब आगमन हुआ था तो सीमांत क्षेत्रों में जनजातियों से जो उन्होंने बातचीत की तो उनके द्वारा जो निर्मित वस्तुएं थी वो रखी हुई थी। अगर उनका हम उसको सिखाएं,
अपने छात्रों को। यद्यपि ये एक कौशल का विषय भी है, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा में इसलिए इसका स्थान बनता है क्योंकि वो पारंपरिक तौर पर आ रहा है, तो उसकी रेलेवेंस आज भी है। इसी प्रकार से जो उनके नृत्य हैं उनका डिजिटलाइजेशन कर सकते हैं और साथ ही उनको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो उत्तराखंड में बहुत संभावनाएं हैं। तो भारतीय ज्ञान परंपरा की जो हमारी एक लगातार अनवरत यात्रा चल रही है, उसमें उत्तराखंड के विकास को भी हम आगे स्थान दे सकते हैं, और जो हमारी पहचान है उत्तराखंड की, एक देवभूमि की पहचान है, उसको भी हम सुरक्षित रख सकते हैं। मैं अंतिम टिप्पणी के लिए और इन सब बातों को समाहित करते हुए किस प्रकार से हम इसको नेटवर्किंग करें विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थाओं में, और प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक भारतीय ज्ञान परंपरा को हम किस रूप में स्थापित कर सकते हैं, इस तो संक्षेप में हमारे जो आदरणीय उपाध्याय जी हैं वे हमारे सामने रखेंगे, ऐसा मेरा उनसे अनुरोध है। धन्यवाद। पहला, एक तो अलग से हमने एक भारतीय ज्ञान परंपरा बोल के एक सिलेबस रख लिया, एक प्रथा रख लिया, वो अलग है। हर ज्ञान परंपरा में भारतीय ज्ञान परंपरा में क्या बताया है, ये एक दो सेंटेंस प्रारंभ में, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, लीलावती का एक श्लोक उदाहरण करके उसमें कैसे ट्रिग्नोमेट्री बताया, एक उदाहरण बच्चों को बता दे। ऐसे आयुर्वेद का बारे में बता रहे, सर्जरी फॉर एग्जांपल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता रहे, सुश्रुत ने कितना सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बताया, उसमें कौन कौन सा आजकल का इंस्ट्रूमेंट के सिमिलर है, ये बता सकते हैं। अनाटमी या फिजियोलॉजी, ये फिजियोलॉजी में जो अभी पढ़ रहे हैं वो पहले आयुर्वेद में किस रूप में उसको बताया है। जैसे मोटर सिस्टम, सेंसरी सिस्टम आजकल हम सुनते हैं, वो हमारा एक शब्द का व्युत्पत्ति में वो समाहित है, वो नॉलेज सिस्टम, ये दो स्ट्रीम है बोल के, वहां गति गंध नहीं हो। गति मीन्स मूवमेंट, गंध नहीं सूचना, वन इज मोटर अनदर इज सेंसरी। ये उसी शब्द का निरुक्ति में उन्होंने इसका ज्ञान डाल रखा है। ये थोड़ा सा जस्ट आपको ये स्मरण हो जाए, ये हमारे पहले भी लोगों ने बता रखा है, ये ज्ञान अभी हमने नया खोजा नहीं है, पहले भी थोड़ा बहुत लोगों को इसके बारे में बता है। ये थोड़ा सा हमें अवेयरनेस क्रिएट हो गया। जो हमारा आजकल का साइंटिस्ट है, पहले चीज जो पुराना परंपरा के ऊपर श्रद्धा रहेगा, और श्रद्धा आएगा तो अपने आप वो खोजेगा। दूसरा एक हमें जो अनलर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोल के कल भी सेशंस में चर्चा हुआ। हम अभी जो भी आजकल का ज्ञान परंपरा है उसके हिसाब से हम पुरानी ज्ञान परंपरा को फिट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, हम एक द्रव्य का नाम लेते हैं, उसका स्वरूप जैसे उस दिखता है और उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन के ऊपर एक नाम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दारू हल्दी, आप उत्तराखंड का बहुत सारे गांव में देख लीजिए, बहुत सारे बॉटनिकली डिफरेंट ड्रग्स है, सिमिलर ड्रग्स है, लेकिन सबको दारू हल्दी ही बोलेंगे। लेकिन ये सारे प्रजाति दारू हल्दी के नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, बर्बेरिस अरिस्टाटा, ये जो भी शुरू में जो उसका संशोधन किया, उनको जो पता लगा अरे यही है, सो बर्बेरिस अरिस्टाटा इज ओनली स्पीशीज विच इज इक्विवेलेंट टू दारू हरिद्रा, ये हमने तब मान लिया। और उसके बाद क्या हुआ, अभी बर्बेरिस अरिस्टाटा इज नॉट अवेलेबल इन आवर कंट्री, बहुत रेयरली हो गया है, नेपाल से आ रहा है। लेकिन सारे बर्बेरिस का सिमिलर स्पीशीज है, उसको दारू हल्दी में सम्मिलित कर सकते थे, दारवी बोल के हम रिकॉग्नाइज कर सकते थे। ये हम क्योंकि जो पुरानी परंपरा को, क्योंकि लिनियज सिस्टम कब से है, 200 साल से है, 200-250 साल से लिनियज क्लासिफिकेशन है। उसके पहले सेक्सुअल कैरेक्टर के बेस पर प्लांट का क्लासिफिकेशन नहीं होता था, मॉर्फोलॉजी के बेस पर ही। जैसे बला बोलता हूं, बला बोल के आप कुरेट्टी बोलते हैं बहुत सारे गांव में, इधर उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, उसमें कुरेट्टी नाम से बहुत सारे प्लांट्स है, सीडा का वेराइटीज है, लगभग 7-8 है। मैंने उस पर संशोधन भी किया, हम उसमें रूट का प्रयोग करना बोलते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, अब हमने एक सीडा कार्डिफोलिया आइडेंटिफाई कर लिया, दिस इज बला। उसके बाद क्या हुआ, जो जो अन्य सीडा का प्रजाति है उन सबको हम
बाहर कर लिया, ये हमारा सीढ़ा नहीं है। ऐसे जाके जाके हमारा ज्ञान परंपरा को हम क्षति कर रहे हैं। सो पहली चीज, हमें प्रिजुडिस नहीं होना है। जो हमें अभी समझ में आ रहा है उस हिसाब से हम बता रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। ऐसे जाके हम ओपननेस, पहली चीज तो ओपननेस है। तीसरा, हमारा आजकल का शिक्षा प्रणाली में हम कंपार्टमेंटलाइजेशन कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछने का एनकरेजमेंट नहीं करते। क्वेश्चन इज द बेसिस फॉर नॉलेज। अभी पूरा दुनिया में मेडिकल फील्ड में जितना भारतीय चिकित्सकों का अनुभव है वो किसी और सोसाइटी में नहीं है। लेकिन व्हाट इज द ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन मेडिकल डॉक्टर्स टू द पूल ऑफ नॉलेज? अब अंगूठी में भी गिने तो 4 से ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? बिकॉज वी हैव किल्ड द इंक्विजिटनेस ऑफ आवर ओन पीपल इन द एजुकेशन। दूसरा, एक घृणा हम शुरू से बढ़ रहे हैं हमारा ज्ञान परंपरा को। जो भी एमबीबीएस डॉक्टर है उनको आयुर्वेद में क्या बताया है, कुछ भी प्रवेश नहीं। आजकल थोड़ा सा उसका इंट्रोड्यूस करना शुरू किया हुआ है, और योगा के बारे में भी थोड़ा। लेकिन यदि हम उनको ओपन दिया, यदि हमारा डॉक्टर्स के मन में ये भी हमारा परंपरा है, इसमें पूरा झूठ नहीं है, उसमें क्या है एक्सप्लोर करना, इतना सा ओपननेस पैदा हो गया, तो अभी चाइना में जो किया है, चाइना इज लीडिंग इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन इन द एंटायर वर्ल्ड। क्यों? उधर ऐसे कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। जो एलोपैथी का डॉक्टर है, मॉडर्न डॉक्टर है, वो अपना ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन को इतना रेस्पेक्ट देता है, दोनों मिलके साथ में काम करते हैं। लेकिन इधर अभी भारत सरकार ने एक निर्धारण किया है, सारे नया एम्स में एक इंटीग्रेटिव मेडिसिन डिपार्टमेंट खुलना है। लेकिन वो ओपननेस अभी भी नहीं है। सरकार बोल रहा है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन वो ओपननेस अंदर से आना है। इसके लिए जब स्टूडेंट होता है, जब प्राइमरी लेवल में कुछ इंट्रोड्यूस होना है कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो हमारा ज्ञान परंपरा का हर पता में, हर साइंस में जो होता है, थोड़ा इंट्रोड्यूस करे। फिर हाई स्कूल लेवल में कुछ इंट्रोड्यूस करे, सेकेंडरी लेवल में, फिर कॉलेज लेवल में थोड़ा थोड़ा उनको ये बता दे, ये जो बताया है उसमें बहुत सारे तथ्य है, उसको एक्सप्लोर करना आवश्यकता है, उसको संशोधन करना आवश्यकता है। इतना ओपननेस हम क्रिएट किया तो आगे आने वाले 47 में जो हमारा नोबेल में पहला 2 हमारा होता है, ऐसे होगा, जरूर होगा, ये मुझे विश्वास है। इसका हमें हमारे स्टूडेंट्स को तैयारी कराना है। धन्यवाद। अब सत्र की समाप्ति की ओर हम हैं, और हमारे बीच हमारे सचिव उच्च शिक्षा डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा जी मौजूद हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। और अगला सत्र उन्हीं का है, खुला सत्र, जिसमें आपको बहुत कुछ जानने और पूछने का भी अवसर रहने वाला है। मैं अंतिम बात ये कहना चाहूँगा इस पूरे सत्र को लेकर के कि भारतीय ज्ञान परंपरा हमारी एक बहुत ही समृद्ध परंपरा है, और इस परंपरा पर हमको गौरव रहना चाहिए, और केवल हमें ही नहीं बल्कि युवा पीढ़ी को और हमारे बच्चों को भी रहना चाहिए। अभी जो पैनल के द्वारा बात कही गई कि हम प्राथमिक शिक्षा से ही उनको धीरे धीरे अपनी ज्ञान परंपरा के बारे में अवगत कराते रहें, जिससे कि उनके मनों में जो है अगर कोई ज्ञान की कमी है तो उसको पूरा कर सकें। और दूसरी बात कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक एक विकसित भारत की जो बात हमारे सामने कही है, वो विकसित भारत केवल आर्थिक तौर पर विकसित नहीं होगा, वो विकसित भारत केवल सैन्य दृष्टि से विकसित नहीं होगा, वो भारत अन्य प्रकार से विकसित नहीं होगा, बल्कि संस्कृति और भारतीयता के आधार पर एक विकसित भारत दुनिया का विश्व गुरु बनेगा। इस संकल्पना के साथ, इस विचार के साथ और इस निश्चय के साथ इस सत्र को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। हम आपके प्रश्न नहीं ले पा रहे क्योंकि समय की एक मर्यादा है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।